हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए हेनरी नियम को रिव्यू करते हुए एक बार फिर से पढ़ते हुए और फिर हम लोग आज बात करेंगे वाष्प दाब की और उसके लिए हेनरी के नियम के आधार पर कुछ न्यूमेरिकल्स की। तो आज का क्लास आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो रिक्वेस्ट यही रहेगी थोड़ा सा फोकस्ड रहिए और पेन पेपर लेके रखिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम वही टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं, हेनरी का नियम। अब देखो, बार बार बताने की जरूरत नहीं है कि हेनरी ने क्या स्टेटमेंट दिया था। यहाँ पर क्या होगा कि मास जो होगा, द्रव्यमान, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि जो मास होगा, द्रव्यमान जो होगा, वो समानुपाती होगा। अब ये समानुपाती सर किसके होगा? तो यह समानुपाती होगा आपके दाब के, ठीक है। तो हमने इसको पहले भी क्लासेस में पढ़ा था, ठीक है। आज हम लोग हेनरी के अल्टरनेटिव रूल्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि इसका अल्टरनेटिव यानी दूसरा रूल क्या था, मतलब इसी को आगे एक्सटेंड किया गया। तो मोल प्रभाज जो है, ठीक है ना, वो जो होता है वह भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके? तो उसके तो वह जो होगा, मोल प्रभाज जो होगा किसी भी गैस का, वह भी उसके दाब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। यानी कि हेनरी का दूसरा नियम क्या कहता है कि स्थिर ताप पर आप लोग डेफिनेशन लिखिए, मैं लिखवा देगा। बच्चों, थोड़ी अगल बगल से आवाज आ रही थी, इसलिए मुझे वीडियो रोक के तब तक टाइम का यूज किया है। और पिछले क्लास में मैंने हेनरी के नियम के बारे में, उसके डेफिनेशंस के बारे में ये सब करवाया था। आज उसी टॉपिक को फिर आगे कंटिन्यू करते हुए हम लोग बात करेंगे हेनरी के नियम की। तो कहा, स्थिर ताप पर किसी विलयन में गैस का जो आंशिक दाब होगा, विलयन में गैस के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। यानी कि जो प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा? मोल अंश के, यानी कि मोल प्रभाज के। तो P बराबर क्या हो जाएगा? KH इंटू एक्स। यहाँ पर KH हो जाएगा आपका हेनरी स्थिरांक, P हो जाएगा द्रव की सतह पर गैस का दाब, और X हो जाएगा द्रव में गैस का मोल प्रभाज। ये आप लोग पहले से भी जानते थे। X यानी कि जाई जिसको हम लोग बोलते हैं, X ना बोल के जाई बोलना ज्यादा सही रहेगा। तो KH बराबर क्या हो जाएगा? P बाय एक्स बराबर गैस का आंशिक दाब बाय गैस का मोल प्रभाज। तो यहां तक आप लोग कवर कर चुके होंगे। अब यह जो KH है, यानी कि यह जो समानुपातिक स्थिरांक है, यहाँ पर इसके ग्राफ को भी हम लोग एक बार देखेंगे। तो इसका ग्राफ जो हम लोग बनाते हैं वो कुछ इस तरह से इसके ग्राफ को हम लोग देखते हैं। अब देखो बाबू, यहाँ पर क्या होगा कि ये जो लाइन आपको देख रहे हैं, यहाँ पर नीचे जो हम लोग इसकी बात करेंगे, यानी कि दो चीज, एक तो दाब के लिए, एक मोल अंश के लिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, इसका दाब, और यहाँ पर इसका हो जाएगा आपका मोल अंश। क्या हो जाएगा इसका? मोल अंश, यानी कि जाय के रूप में लिखेंगे, ठीक है। तो P और जाय स्मॉल में लिखें, तो यहाँ भी स्मॉल। तो इसका ये ग्राफ है। अब देखो, यहाँ पर ये जो होगा, ये अगर आप इसको थीटा मानते हैं तो सर इसको हम इजीली लिख सकते हैं कि सर स्लोप, यानी कि जो उसका ढाल होगा, तो ढाल बराबर क्या हो जाएगा? इसका जो ढाल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? अब सर जब ढाल की बात हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा टेन थीटा। ये क्या हो जाएगा? टेन थीटा। और जब हम टेन थीटा की बात करते हैं तो ये हो जाएगा P, यानी कि प्रेशर बराबर हो जाएगा P बाय क्या हो जाएगा? जाय, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। तो इस टर्म में हम लोग लिखते हैं। तो इसी तरह से सर अगर अलग अलग गैस के लिए कहा जाएगा, क्योंकि इस पे हमको न्यूमेरिकल के लिए आज ये टॉपिक कंसीडर कर रहे हैं, तो अगर गैस अलग अलग होगा तब हम लोग इसको कैसे कंसीडर करेंगे। सपोज करते हैं विभिन्न गैसों के लिए, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, विभिन्न गैसों के लिए, विभिन्न गैसों के लिए KH का मान। अब देखो, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर
यहाँ पर प्रेशर जो हो रहा है मोल अंश के बराबर हो रहा है, तो KH जो हो जाएगा इसका तो कोई यूनिट नहीं होता है, और प्रेशर जो होगा यानी KH का जो मात्रक होगा वह वही होगा जो कि प्रेशर का मात्रक होगा। तो KH के मात्रक की बात करेंगे अगर आप, तो KH का मात्रक दाब के मात्रक के समान होगा, है ना। यानी कि क्या हो जाएगा, बार, ATM, पास्कल, यानी कि जिसमें भी लिखा हुआ रहेगा वो चीज हम लोग उसी के अकॉर्डिंग हम लोग इसको भी पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि यह जो है P बराबर P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जाई है, और वहां पर P इक्वल्स टू KH इंटू जाई विदाउट यूनिट होगा, यानी चूंकि वो एक रेशियो का वैल्यू है, तो यहाँ पर P बराबर क्या हो जाएगा इसके लिए KH। अब सपोज करते हैं यहाँ पर इसका जो मान लिखेंगे यहाँ पर K, ठीक है। अब देखो K की बात हो गया तो ये हो जाएगा किलो बार के टर्म में, ठीक है। उसके बाद मेरा जो दूसरा पॉइंट हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि दूसरी बात जो हम लोग इसको कंसीडर करेंगे वो हमारा हो जाएगा इसमें गैस, ठीक है। तो एग्जैक्ट तो कंसीडर नहीं कर रहे हैं हम, एक न्यूमेरिकल दिखाने के लिए बना रहे हैं, हालांकि हम कंसीडर कर सकते हैं इसको। तो हमने मान लिया कि 75 हो गया हीलियम का, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन का दूसरा जो इसका जो KH वैल्यू है, ये इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि सॉरी इसको 140 किलो बार, ये 75 की, इसमें 144 होता है, 140 लिखे। और फिर ऑक्सीजन जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा 35 किलो बार, ठीक है। अब यहाँ पर KH का वैल्यू क्या है, ज्यादा है, तो KH का वैल्यू बढ़ेगा, ध्यान रखिएगा, KH का वैल्यू बढ़ेगा तो वहां पर वह जो गैस होगी वह उसमें ओबिले होगी, ठीक है। क्योंकि KH का वैल्यू बढ़ेगा यानी कि KH जो है वो विलेयता के क्या है यहाँ पर मोल अंश, ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, हम लोग पहले भी पढ़े हुए हैं, ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो KH बढ़ गया तो यानी कि क्या हो जाएगा, यह जो है हीलियम और विलेय हो गया, है ना। अगर हाइड्रोजन की बात करेंगे तो ये विलेय हो गया, ठीक है। और अगर ऑक्सीजन की बात करेंगे इसको हम लोग कहेंगे सर ये अति विलेय होगा या इजिली विलेय होगा, सॉल्यूबल होगा, इस तरह से चीजें, ठीक है। अब इसका मतलब सर अगर हम ताप की बात करते हैं यानी KH बढ़ेगा, सर KH बढ़ेगा, ठीक है, इंक्रीजेस, आप लोग नोट भी करते रहिएगा, है ना। KH बढ़ेगा तो सर जब KH बढ़ेगा तो उसकी जो विलेयता है वह क्या होगी, घटेगी, और उसका मोल अंश क्या होगा, बढ़ेगा, यानी कि विलेयता जो हो जाएगी, विलेयता जो हो जाएगी वो क्या होगी, ठीक है। पहले इसको आप इसको कंटिन्यू कर करके लिख लीजिए, फिर मैं इससे आगे की बात करूंगा, ठीक। अब हम लोग न्यूमेरिकल्स की बात करें तो पिछले क्लास में हम लोग जो न्यूमेरिकल पढ़े थे वहां से एक कॉपी पे मैंने एक वीडियो इससे पहले पोस्ट किया हुआ है, इसके वीडियो से एक वीडियो पहले जो कॉपी पे मैं न्यूमेरिकल बता रहा हूँ, तो वहां से आप न्यूमेरिकल्स को समझ सकते हैं। अगर फिर भी तो मैं एक क्वेश्चन कम से कम इस टॉपिक के लिए मैं कर दे रहा हूँ जो डिफरेंट होगा उससे, हालांकि एक क्वेश्चन ऑलरेडी किए हुए हैं वहां पर, तो आप लोगों को ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। कहता है यदि, क्वेश्चन ऐसा है, यदि H2S गैस की जल में विलेयता, H2S गैस यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जो है वह उसकी जल में जो विलेयता है, जो सॉल्युबिलिटी है, वह किया हुआ है 0.195 m, कैपिटल M मोलरता को प्रदर्शित कर रहा है ना, यानी कि उसकी विलेयता घुलनशीलता को प्रदर्शित कर रहा है। तो कहता है STP पर हेनरी स्थिरांक ज्ञात करें। तो STP पर हेनरी स्थिरांक निकालिए,
अच्छा क्वेश्चन है, हम लोग पहले ही पढ़े हुए हैं, मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, यानी कि सॉल्युबिलिटी जो विलेयता होगी, जिसको हम लोग कैपिटल एस से हम लोग करते हैं, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, प्रेशर के। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो इसको हम लोग एस इक्वल्स टू के एच इंटू पी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं प्रेशर के। और के एच निकालने के लिए कहता है तो पी बाय क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर मान लो इस क्वेश्चन में कहा गया कि आप इसको चेंज करके बताइए, या के एच के टर्म में दिया हुआ गया के एच प्रेशर इंटू के एच, तो इसको हम लोग इस टर्म में लिखेंगे। एक मिनट, तो H2S ऐसे लिखेंगे सीधे, देखिए H2S इक्वल्स टू P ऑफ KH, तो KH बराबर क्या हो जाएगा 0.195 m, अब बाय प्रेशर क्या हो जाएगा 180 m, ठीक है। अब विलेयता की बात कर रहे थे तो H2S के बारे में करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0.195, ठीक है, m पर ATM, यानी कि यह एक STP पर एक ATM का जो प्रेशर होता है STP पर किसी भी द्रव में, तो वहां पर एक ATM हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 0.195, यानी कि H2S गैस की जब तो STP हेनरी स्थिरांक, तो KH का जो मान आ गया वो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0.195 m पर ATM। अब इससे हम लोग थोड़ा क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे वाष्प दाब की, ठीक है। आप लोग इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम इसको मिटा देंगे जल्दी से। थैंक यू। थोड़ा आज अगल बगल से लोगों की ज़्यादा आवाज़ आ रही है, जिसके कारण थोड़ा सा वीडियो हो सकता है आपको परेशानी हो, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको फास्टली सारी चीज़ों को डिस्कस कर दें। अब हम लोग बात करेंगे आज के वाष्प दाब की, ठीक है। फिर आंशिक वाष्प दाब, इसमें कुल वाष्प दाब, शुद्ध दाब, ये सब चीजें हम बात करेंगे इस टॉपिक में। सबसे पहले वाष्प दाब समझने के लिए पहले हमको दो प्रक्रिया समझनी पड़ेगी। वाष्प दाब किसके द्वारा होगा, जब वाष्प बनेगा, और कोई भी द्रव कब वाष्प बनेगा, जब उसमें वाष्पन की क्रिया होगी। तो देखो बाबू यहाँ पर दो चीजें हैं। वाष्प दाब में एक चीज पढ़ेंगे हम लोग वाष्पन, क्या हो जाएगा वाष्पन, जिसको हम लोग पढ़ते हैं वेपोराइजेशन, और दूसरा पढ़ेंगे हम लोग संघनन, जिसको कहते हैं कंडेंसेशन, ठीक है। एक क्या हो जाएगा आपका, एक हो गया वाष्पन और एक हो गया संघनन, कंडेंसेशन। वाष्पन क्या होता है, छोटा सा पॉइंट लिखेंगे कि वह अवस्था, ठीक है, यानी कि वह अवस्था जिसमें द्रव के अणु का, ऐसे लिखोगे शॉर्ट में, अणु का वाष्प में परिवर्तन वाष्पन कहलाता है। द्रव के अणु का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है, वाष्पन। और जब वाष्प ठंडा होता है तो संघनित हो जाता है, यानी कि वाष्प अवस्था द्रव अवस्था में बदलती है जब, इसी को हम लोग क्या कहते हैं संघनन। वाष्प अवस्था जब द्रव अवस्था में बदलती है तो उसे संघनन कहते हैं। अब देखो, वाष्प अवस्था जब द्रव अवस्था में बदलती है तो उसे संघनन कहते हैं, और जब द्रव अवस्था गैसीय अवस्था में बदलती है या वाष्प में परिवर्तन होती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, वाष्पन कहते हैं। अब वाष्पन और संघनन को समझने के लिए पहले हम एक डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पर देखो, एक डायग्राम हमने ऐसे कंसीडर कर लिया, ठीक है।
एक खुला बर्तन है, ठीक है। अब इस खुले बर्तन में क्या किया है कि इस स्थिति तक हमने क्या किया है, इस स्थिति तक इसके अंदर द्रव भर दिया, है ना। ये हम जो टॉपिक आगे पढ़ाने वाले हैं और उड़नशील की विलेयता के बारे में, मैं इसका बेस थोड़ा आप लोगों को बना दे रहा हूँ ताकि आप कॉन्सेप्ट वाइज मजबूत रहें और लिख भी लें। तो अब इसमें क्या करेंगे, इसमें बहुत सारे अणु होंगे, मान लो एक के अणु, ठीक है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, बहुत सारे अणु हैं। अगर इन अणुओं की बात करेंगे, एक ये सरफेस पर है, द्रव के सरफेस पर, यानी कि अगर मान लो अगर यहाँ तक पानी है तो द्रव और गैस के बीच का जो स्थिति है, वहाँ का जब बॉर्डर जो है, बाउंड्री जो है, तो उसके बीच की बात करें तो एकदम किनारे पर, एकदम ऊपरी सतह पर, फ्लोर पर जो मॉलिक्यूल्स होंगे उसको हम लोग क्या कहते हैं, सतही अणु कहते हैं। इसको क्या कहेंगे, सतही अणु या सरफेस मॉलिक्यूल्स कहते हैं। और इसको हम लोग कहते हैं बल्क मॉलिक्यूल, इसको कहते हैं बल्की अणु, यानी कि जो बीच में रहते हैं। अब देखो, अगर इसमें टेम्परेचर दिया जाए, ठीक है, सपोज हम ये छोटे से एग्जांपल से बात करते हैं, अगर इसको टेम्परेचर दिया जाए या एनर्जी दिया जाए, तो एनर्जी देंगे तो इसके मॉलिक्यूल्स गुर 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 गुर, यानी कि इस तरह से आवाज निकलेगी। जो पानी जब गर्म होता है तो कैसे उसके वेपर्स चेंज होता है, तो कैसे आवाज निकलता है उसका। तो होने का मतलब ये हो जाएगा कि सर इसके बीच में एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स जो है वो क्या हो लगेगा, यहाँ भी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, ठीक है, चारों दिशा से लगेगा। तो जब अंतर आणविक आकर्षण बल ज्यादा हो जाएगा, यानी कि जो अट्रैक्शन फोर्स है वहां पर वो ज्यादा हो जाएगा, तो इसका यहां से निकलना थोड़ा क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं सरफेस वाले मॉलिक्यूल के लिए, तो सरफेस वाले मॉलिक्यूल पे कहाँ प्रेशर लगेगा, सिर्फ एक जगह, नीचे डायरेक्शन में, ऊपर तो लग नहीं रहा है। तो ज्यादा जब किसी को एनर्जी हो जाएगा तो वो क्या करेगा, अगर मान लो आपके पास, कहते हैं ना कि अगर आपके पास ज्यादा बुद्धि आ जाएगा तो आप क्या करोगे, तो आप उसका जो है जगह जगह इस्तेमाल करोगे। तो कहने का मतलब ये हो गया, अगर आपके पास ज्यादा एनर्जी हो जाएगा, ठीक है, तुम घर में बैठोगे नहीं, बैठोगे यानी तुम उछलना कूदना स्टार्ट कर दोगे। तो कंडीशन यहाँ पे यही है, ये ए वाले को ज्यादा एनर्जी हो जाएगा, वो क्या कर लेगा, वो मॉलिक्यूल्स उछलना कूदना स्टार्ट कर देगा, यानी कि वो बन गया उसका क्या, वेपर में चेंज होने लगेगा, ठीक है। अब देखो, बात अगर हम सतह के अणु की करते हैं या सरफेस मॉलिक्यूल्स की करते हैं, तो सरफेस मॉलिक्यूल मतलब अगर बात करेंगे, क्योंकि यह जो है किस में है, खुले बर्तन में, तो खुले बर्तन में होने के कारण इसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर इसके कंडीशन की बात करेंगे तो पहला क्या हो जाएगा, इसका जो है द्रव्यमान कम हो जाएगा, द्रव्यमान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा, क्योंकि यहां से सर जल जो है वो वाष्प बना, और वाष्प बदल के वो क्या हो जाएगा, वातावरण में बाहर निकल गया। जब वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा तो यहां से क्या होगा कि ये जो है इसका जो द्रव्यमान है, इसका जो वजन है, इसका जो वेट है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वेपर जो है वो क्योंकि लिक्विड जो है वेपर बन के वो क्या होता है, निकल जाता है, ठीक है, द्रव्यमान कम हो जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग, बता दें, क्योंकि लिक्विड भाप में बदल के चला जाता है यहाँ से, इसलिए कम, क्योंकि ये खुला हुआ है तो उसको फिर वापस ला नहीं सकते हैं। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं इस सरफेस मॉलिक्यूल की, तो सरफेस मॉलिक्यूल के लिए हम लोग ये भी कह सकते हैं कि इसका आकर्षण बल कम लगता है। सरफेस मॉलिक्यूल के पास ऊर्जा ज्यादा क्यों है, क्योंकि इसका आकर्षण बल, इसका जो होगा आकर्षण बल ऐसे लिखेंगे, आकर्षण बल अधिक है, इसका आकर्षण बल क्या हो गया, अधिक है, इसलिए यह तेजी से क्या हो जाएगा, वाष्पित होगा, इसलिए यह वाष्पित होगा, तेजी से वाष्पित होगा या वाष्पित होगा, हम लोग उतना अब जब वाष्पित होगा की हम लोग बात करते हैं, यानी कि इसकी जो ऊर्जा होगी, जो इसकी जो एनर्जी होगी वह कम होगी या अधिक होगी, अधिक होगी। इसकी जो गतिज ऊर्जा जो होगी ये सरफेस वाले की, ठीक है,
गतिज ऊर्जा अधिक होगी। क्या होगी सर? इसकी जो गतिज ऊर्जा होगी वो अभी क्या हो जाएगी? अधिक हो जाएगी। पॉइंट्स को आप समझिए। एक बार आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग कम से कम इतना लिख लो ताकि टॉपिक को रिलेट करने में सही लगे। ठीक है, ठीक बच्चों। अब हम बात करते हैं दूसरे स्थिति की। दूसरे स्थिति की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर फिर एक हम बर्तन ले लेते हैं। ठीक है, सपोज करो कि सेम एज इट इज है, लेकिन इस बार जो हम बर्तन लेंगे थोड़ा सा बंद बर्तन ले लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बर्तन को पूरा क्लोज्ड कर दिया। अब इस क्लोज्ड करने के बाद इसके अंदर बहुत सारा क्या कर देंगे? लिक्विड भर देंगे। ठीक है, और जब इसमें इसके अंदर लिक्विड हम भर दिए तो यहाँ पर भी मॉलिक्यूल ए है, यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए है, बल्क में भी है, और यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। और जब हम इसको एनर्जी देंगे तो एनर्जी जैसे ही हम दिए तो ये क्या होने लगेगा? वेपर में चेंज होना स्टार्ट कर देगा। और जब वेपर में चेंज स्टार्ट हो जाएगा तो क्या यह बंद है? सरफेस बर्तन बंद है तो यह इससे बाहर निकल पाएगा? नहीं। तो सर इसका मतलब सर ये इससे बाहर भी नहीं निकल पाएगा। तो जब बाहर नहीं निकलेगा इसका मतलब यह जो ए के द्वारा जो लगाया गया दाब होगा, ठीक है, हमें इधर लिख देगा, ए के द्वारा लगाया गया दाब होगा वो क्या हो जाएगा? हमारा P नॉट ए हो जाएगा। यानी कि इस प्रक्रिया में वाष्पन भी होगा और फिर क्या हो जाएगा? संघनन भी होगा। यानी कि वाष्पन भी होगा, वाष्पन भी होगा और क्या हो जाएगा? संघनन भी होगा। तो ये ऐसी प्रक्रिया है, जब बंद बर्तन की बात करेंगे तो उस स्थिति में वाष्पन भी हो गया और फिर क्या हो जाएगा? अब कहता है उस टेम्परेचर पे द्रव तथा वाष्प के बीच में क्या हो जाएगा? गति साम्यावस्था स्थापित हो जाता है। यानी कि कहे गए कि दिए गए ताप पर उस द्रव में तथा उस वाष्प के बीच में क्या होता है? गति साम्यावस्था स्थापित हो जाता है। सीधे कहेंगे दिए गए ताप पर उस द्रव में, दिए गए टेम्परेचर, कोई टेम्परेचर जिसको हम लोग कंसीडर करते हैं, तो दिए गए द्रव में उस ताप पर दिए गए ताप पर उस द्रव में द्रव अवस्था में या द्रव तथा गैस के बीच क्या हो जाता है? गतिज, यानी कि द्रव एवं वाष्प अवस्था, द्रव एवं वाष्प अवस्था के बीच क्या हो जाता है? गतिज साम्यावस्था स्थापित हो जाता है। तो क्या हो जाता है सर कि दिए गए ताप पर उस द्रव एवं वाष्प की अवस्था के बीच में क्या होता है? ये गति साम्यावस्था स्थापित हो जाता है। अब कहने का मतलब ये होगा कि सर वाष्प दाब तब क्या हुआ? यानी कि यह जो वाष्प निकलेगा यह दाब किस पर लगाएगा? इस लिक्विड के सरफेस पर। यानी कि सर यहाँ पर अगर साम्यावस्था वाले टर्म को आप उपयोग करेंगे तो कहेंगे, लिख सकते हैं, आप लोग लिखिएगा, निश्चित ताप पर वाष्प एवं द्रव के बीच, निश्चित ताप पर वाष्प एवं द्रव के बीच साम्यावस्था में वाष्प द्वारा आरोपित दाब, वाष्प दाब कहते हैं। साम्यावस्था में वाष्प द्वारा आरोपित दाब क्या कहलाता है? वाष्प दाब कहलाता है ना। और इसको अगर शॉर्ट में अगर बच्चों की तरह पढ़ना है, ध्यान में रखना है, तो साम्यावस्था वर्ड को याद रखिएगा और ऐसे समझिएगा किसी भी द्रव के सरफेस पर जो वाष्प के द्वारा लगाया गया दाब क्या कहलाता है? वाष्प दाब कहलाता है। या इसको अगर थोड़ा मॉडिफाइड करके लिखिएगा तो लिख सकते हैं निश्चित ताप पर वाष्प एवं द्रव के बीच साम्यावस्था में वाष्प द्वारा लगाया गया दाब क्या कहलाता है? वाष्प दाब कहते हैं। तो आप लिख सकते हैं, लिख लीजिए, निश्चित ताप पर, निश्चित ताप पर साम्यावस्था में
अवस्था में वाष्प एवं वाष्प द्वारा द्रव के सतह पर लगाया गया दाब वाष्प दाब होता है। कहलाता है। पहले भी हम बोल चुके हैं, अगर मान लो थोड़ा सा वर्ड आगे पीछे हो गया है तो इसके लिए परेशान होने की बात नहीं है। निश्चित ताप पर साम्य अवस्था में वाष्प द्वारा द्रव के सतह के ऊपर लगाया गया, या ऐसे भी स्टेटमेंट बोल देंगे कि वाष्प एवं द्रव के बीच साम्य अवस्था में, है ना, वाष्प द्वारा, ठीक है, साम्य अवस्था, दोनों साम्य हो गया, साम्य अवस्था हो गया तो वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर लगाया गया दाब क्या कहलाता है? वाष्प दाब कहलाता है। अब बात करते हैं सर इस टॉपिक में हम लोग कुछ चेक करें। इस जो अगर हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ते हैं उसमें देखते हैं, जैसे हम लोग कहा जाएगा अगर H2O और C2H5OH, इस दोनों में किसका वाष्प दाब हम लोग किस तरह से कंसीडर करेंगे? अगर हम बात करते हैं H2O और C2H5OH तो सबसे पहले जान लीजिए, पहले हम इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, देखिएगा। देखिएगा इसमें पहले लिख देते हैं वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक। वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारक ऐसे हैं जो किसी के मतलब किसी द्रव के सतह पर लगने वाले वाष्प दाब को प्रभावित करते हैं? पहली बात जान लीजिए कि जिस बर्तन में उसको रखेंगे उस बर्तन का वाष्प दाब वगैरह पर कोई असर नहीं पड़ेगा, उसके साइज से, उसके आकार से कोई असर नहीं पड़ेगा। सबसे पहला असर है द्रव की प्रकृति। पहला होता है द्रव की प्रकृति। सर नेचर ऑफ लिक्विड्स अगर कहता है कि अगर द्रव के बीच में लगने वाला अंतर आणविक आकर्षण बल अधिक है, ठीक है, तो वहां पर जो है उसका वाष्प दाब क्या हो जाए? कम है। यानी कि निर्बल अंतराणविक बल वाले उर्शील होते हैं तथा उनका वाष्प दाब अधिक होता है। ऐसे लिख देंगे, निर्बल अंतराणविक आकर्षण बल वाले द्रव उड़नशील होते हैं। क्या होते हैं? उड़नशील होते हैं, है ना। द्रव उड़नशील होते हैं तथा उनका वाष्प दाब अधिक होता है। देखो बच्चों, पढ़ा रहे हैं लेकिन वो ऊर्जा नहीं मिल रही है जो आप लोगों को देख के मिलती है। पढ़ा रहे किसी और दुनिया में खो जाते हैं, लगता है कि जैसे कि ऐसे ही बोल रहे हैं पागलों की तरह। ठीक है, थोड़ी सी प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा हूँ इस तरह से रिलेटेड। ठीक है, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए। अब इसे देखो कि यहाँ पर अगर हम बात करते हैं H2O की और C2H5OH, यहाँ पर दो चीजें, H2O C2H5OH। H2O की बात करेंगे तो यहाँ पर H2O मॉलिक्यूल्स की जो बॉन्डिंग की हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर 1 मोल H2O जो है, ठीक है ना, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। यानी कि ध्यान रखने वाली है कि बात है कि 1 मोल H2O 4 हाइड्रोजन बंध बनाता है। तो अगर 4 हाइड्रोजन बंध बनाएगा तो उसके द्वारा जो एनर्जी लगेगा वो ज्यादा एनर्जी होगा।
और ज्यादा एनर्जी होगा तो आकर्षण बल यानी क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। आकर्षण बल क्या हो जाएगा, अधिक, यानी कि यह ज्यादा स्ट्रांगली एक दूसरे से क्या होगा, अटैच्ड होगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं C2H5OH की बात, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्ड जो बनेगा ये कैसा होगा, निर्बल होगा या फिर क्या होगा, दुर्बल होगा। यानी कि इसका आकर्षण बल क्या लगेगा, कम लगेगा। तो आकर्षण बल अगर कम लगेगा तो P0H2 इससे कम होगा किसका, P0C2H5, यानी सॉरी वाटर का जो वाष्प दाब होगा है ना, वो क्या हो जाएगा, वहां पर कम हो जाएगा। और अधिक किसका हो जाएगा, जो इथेनॉल का वाष्प दाब है, इथेनॉल का वाष्प दाब क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, एक बार लिख लीजिए इसको जल्दी। अब देखो दूसरा एग्जाम्पल लिख लिए होंगे। अब दूसरा एग्जाम्पल यहीं पर हम ले लेते हैं, जैसे इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है, ताकि ज्यादा आप लोग इसको मिटा लिख लिए होंगे, इसको मिटा दो, उसको रहने देते हैं, ठीक है। दूसरा ही बता देंगे, उसके बाद फिर टेम्परेचर पे बात चलेगी, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे हमने लिख दिया C2H5OH, नाम जान रहे हो इथेनॉल, फिर हमने ले लिया CH2OH, इसका नाम ग्लाइकॉल, और यहाँ पर CH2OH और CH2OH, इसका नाम ग्लिसरॉल, ठीक है। आप लोग सब पता है, इसका नाम हो जाएगा, हम लिख देते हैं इथेनॉल, ग्लाइकॉल, ग्लिसरॉल, ठीक है। तीनों का नाम, हिंदी में जाओ तो हिंदी में लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। यहां पर सबसे ज्यादा अट्रैक्शन जो होगा हाइड्रोजन बॉन्ड, यहां पर भी है, यहां पर भी, यहां पर है, तो यहां पर अत्यधिक आकर्षण बल लगेगा। यानी कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यानी कि आकर्षण बल है, वो यहां पर क्या है, ज्यादा है। यानी कि इसको ऐसे लिखेंगे, अत्यधिक आकर्षण बल। आकर्षण बल इसका क्या है, ज्यादा है, इसके रिस्पेक्ट में इसका अधिक, और इसका सबसे क्या है, कम। आकर्षण बल की बात कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में जिसका ज्यादा होगा उसका वाष्प दाब क्या होगा, कम होगा। तो सबसे ज्यादा वाष्प दाब किसका हो जाएगा, इसका, इसके बाद ग्लाइकॉल का सीधे, और उसके बाद ग्लिसरॉल का, ठीक है। तो आप लोग यहां से जो है ध्यान से रख सकते हैं कि सर आकर्षण बल ज्यादा, ठीक है, और उसका आकर्षण बल ज्यादा, तो उसका वाष्प दाब जो होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। कॉपी जल्दी से, ठीक है। लिख ली होगा, आई थिंक साइड हो गए थे, ताकि आप लिख लें। अब इसको हम मिटा देते हैं। अब देखो पदार्थ की बात करते हैं, तो यहाँ पर जिसका हम वाष्प दाब निकालेंगे, ये पदार्थ दो तरह के होंगे, एक उड़नशील और यानी कि अवयव, कंपोनेंट, सब्सटेंस जो होंगे ना, वो दो तरह के। एक कौन हो जाएंगे, एक हो जाएंगे उड़नशील, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं वोलाटाइल, और दूसरा हो जाएगा अउड़नशील, जिसको हम लोग कहेंगे नन वोलाटाइल, ठीक है। चलो, एक हो गया उड़नशील और एक हो गया अउड़नशील, नन वोलाटाइल। अब अगर उड़नशील की बात करते हो तो P0 नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। P0 जो प्योर प्रेशर होता है वो 0 नहीं होगा, और दूसरे की बात करोगे तो P0 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0। तो हम लोगों के टॉपिक के अकॉर्डिंग जो ज्यादा क्वेश्चन पूछता है इस सब चीजों से, वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल वाले टॉपिक के अकॉर्डिंग, तो हम लोग इसमें P0 0 और P0
नॉट इक्वल्स टू 0 वाला टॉपिक में हम लोग कंसिडर करेंगे। इसमें ज्यादातर एग्जाम्पल आता है यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज, हिंदी भी वैसे ही लिखेंगे। फॉर्मूला पता है आपको, यूरिया का NH2CuNH2, इसका C6H12O6 और इसका C12H22O11, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका किसका हो गया, अउरणशील वाले के लिए। इसका मोलर मास भी ध्यान रखोगे, इसका मोलर मास ध्यान रखो 180, इसका भी, इसका 342, ये सब चीजें आप याद रखिएगा, तो आपका इसका न्यूमेरिकल बनेगा। दूसरी बात करोगे कि जो उरणशील की बात करेंगे जिसका P नॉट नॉट इक्वल्स टू 0 होगा, तो उस कंडीशन में हम लोग H2O को ले सकते हैं। जहां जो आपसे पूछता है CH3OH हो जाएगा, C2H5OH हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग C6H6 को कंसीडर कर सकते हैं, C6H5CH3 को कंसीडर कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो यहाँ पर जो है हो गई, यानी कि इसमें वेपोराइजेशन भी होगा, इवेपोरेशन होगा, इसमें इवेपोरेशन नहीं होगा, यानी कि यहाँ पे वाष्पन की क्रिया, यानी कि इवेपोरेशन जो होगा वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नहीं, इवेपोरेशन क्या होगा, नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, तो कई बंदे ऐसे क्या कर देते हैं, कई टीचर, कि इसमें ना अगर हम लोग प्रेशर, वेपर प्रेशर और टेम्परेचर का ग्राफ बनाते हैं, बोलचाल में तो कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, टेम्परेचर बढ़ेगा वेपर प्रेशर भी बढ़ जाएगा, लेकिन एग्जैक्ट इसका जो ग्राफ होगा वो इंक्रीजिंग ग्राफ नहीं होता, इनका ग्राफ जो है थोड़ा सा ये कर्व वाला होता है, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान रखें, हालांकि ये कोई विशेष आपको इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन थ्योरेटिकली थोड़ा सा अपन मजबूत रहेंगे, जरा बढ़िया होगा। आप लोग इसको कंप्लीट कर लीजिए, हम लोग नेक्स्ट डे में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, तब तक आप इसको पढ़िएगा। अगला टॉपिक जो होगा वो राउल्ट का नियम होगा, तो बीच का न्यूमेरिकल्स बनाते रहिए, और कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन वगैरह मैं दूं तो आगे आप इसको ध्यान में रखिए। थैंक यू।